दोस्तों वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज अभराव। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेखपाल परीक्षा के नोटिफिकेशन को एक बार फिर से देखेंगे। ये नोटिफिकेशन जो आपका फाइनल जब वैकेंसी आई थी, ठीक है, जब वैकेंसी आई थी तो जो नोटिफिकेशन जारी होता है उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए थे, बहुत सारे महत्वपूर्ण अनुदेश दिए गए थे। उन सभी अनुदेशों को आज हम लोग फिर से देखेंगे क्योंकि ये आपके परीक्षा की दृष्टि से मतलब आपके लेखपाल पूरी परीक्षा मतलब जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश, क्योंकि अब सभी के लगभग एग्जाम तो हो ही गए, अब सब लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, कट ऑफ का इंतजार कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल होगा। जो और भी आगे जितने भी आपके लेखपाल परीक्षा में जितने भी प्रोसेस होंगे उन सभी प्रोसेस में ये महत्वपूर्ण जो निर्देश है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये नोटिफिकेशन जारी करते समय UPSSC अपनी सभी बातों को कह देता है और इसी के अनुसार ही वो अपना आगे का काम, आगे की कार्रवाई करता है। तो आपको भी UPSSC के इन सभी बातों को ध्यान में देना है। ठीक है, वैसे बेसिकली मैं बता दूं सभी लोग बहुत कम ही लोग होते हैं जो पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं, वरना लोग क्या करते हैं कि कब फॉर्म भरना है, कब लास्ट डेट है, कितना पैसा लग रहा है, कितनी सीट है, ऐसा एग्जाम सिलेबस क्या है, इतना ही देखते हैं। बहुत कम लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत यानी कम लोग ही देखते हैं और बाकी सब लोग क्या करते हैं जल्दी जल्दी अपना फॉर्म फिलअप कराने के चक्कर में लगे रहते हैं। और ये बहुत कम लोग इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ते हैं, मतलब ये पूरा 22-23 पन्ने का नोटिफिकेशन होता है, लोग पढ़ते नहीं है। तो ये सब बात आज हम लोग इस पूरे जितने भी अनुदेश है, जितने भी तथ्य हैं नोटिफिकेशन में जो कही गई हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए इसको आज हम पूरा देखेंगे, कवर करेंगे क्या क्या बातें कही गई हैं OBC के लिए, जनरल के लिए, SC के लिए, स्वतंत्रता सेनानी के लिए और इन सबके साथ साथ एक्स सर्विसमैन के लिए, विकलांग श्रेणी के लिए क्या क्या बातें कही गई हैं पूरा आज हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो जितने लोग चैनल पर नए हो जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। चलिए बात करते हैं 12.1 पैरा में क्या कहा गया है। 12.1 पैरा में आपका कहा गया है कि उत्तर प्रदेश आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें। तो ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आरक्षित श्रेणी में सभी अभ्यर्थी आवेदन श्रेणी में अवश्य अंकित करें। ठीक है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, देखिए अब जो है यहाँ से देखते हैं, एक से अधिक, ठीक है, आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थी को केवल एक छूट जो अधिक लाभकारी होगी उसी के लिए अनुमन्य होगी। मतलब जो आरक्षित श्रेणी के जितने भी कैंडिडेट हैं अगर वो एक से ज़्यादा अगर दावा करते हैं, ठीक है, छूट लेने का, तो उन्हें सिर्फ एक ही छूट मिलेगा, वो जो ज़्यादा लाभकारी उनके लिए होगा वही छूट उन्हें मिलेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे अगर हम देखेंगे कि अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक मतलब एक्स सर्विसमैन, विकलांगजन, ये सभी लोग जो उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं हैं, मतलब ये यूपी के है ही नहीं, ठीक है, मतलब ये अपने बगल स्टेट मतलब राजस्थान, बिहार, चंडीगढ़, पंजाब, ठीक है, हरियाणा, ये अगल बगल छत्तीसगढ़ जहाँ के भी कैंडिडेट है, अगर इन्होंने लेखपाल का अगर एग्जाम दिया है, ठीक है, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, यूपी में उन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई भी आरक्षण उन्हें नहीं मिलेगा। और इन सबके साथ साथ ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में माने जाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी को किस में काउंट किया जाएगा? ऐसे अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी मतलब जनरल में इन्हें काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी और भूतपूर्व सैनिक जो आवेदन की अंतिम तिथि तक क्या पूरी तरीके से रिटायर हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या करना है, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अधिक निर्धारित प्रारूप पर अपने सक्षम अधिकारी, ठीक है, सक्षम अधिकारी जहाँ से वो रिटायर हुए हैं, सक्षम अधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र उन्हें लेकर आना है और उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उन्हें यह पूरा दावा दिखाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उन्हें प्रस्तुत करना है। तो ये कुशल खिलाड़ी और भूतपूर्व सैनिक के लिए कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अनुसूचित, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जैसी भी स्थिति इनकी है, ठीक है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, ऐसे ये आयोग से मतलब नहीं है, उनकी बस वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के होने चाहिए। कि श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों के पुत्र पुत्री व स्वयं और उनका परिवार सामान्यतः कहाँ से, उत्तर प्रदेश से अलग वो बिलोंग करता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है, निवास करता है, को ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। अगर वो यूपी के हैं तभी उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा। और आगे देखिए ये इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि इसमें ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, जिसमें उसके क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य नहीं होगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कहा है, अगर कोई महिला है, अगर वो जाति प्रमाण पत्र अपना प्रस्तुत कर रही है, ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति की महिला है, ठीक है, तो उसके जाति प्रमाण पत्र पर उसके पति का अगर व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, ठीक है, मतलब उसके पति का भी नाम है और उल्लेख है, तो ये मान्य नहीं होगा और उसे आरक्षण का लाभ उसके पिता के पक्ष के आधार पर ही अनुमन्य होगा। मतलब उसे अगर आरक्षण का लाभ अगर लेना है तो पिता के पक्ष के आधार पर, यानी अपने फादर के आधार पर ही उसके फादर का ही नाम रहेगा और उसके फादर के आधार पर ही पूरी तरीके से आरक्षण का लाभ उसे मिलेगा अगर वो आरक्षण लेना चाहती हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे यही बात OBC के लिए भी कही गई है, लेकिन OBC में क्या चेंजिंग है देखते हैं। तो देखिए
उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री व अथवा उनका परिवार सामान्यतः अगर वो उत्तर प्रदेश से निवास करता है, ठीक है, को आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। मतलब जो यूपी के हैं ओबीसी के, ठीक है, ओबीसी के लड़के लड़कियां, ठीक है, तो उन्हें आरक्षण मिलेगा। ऐसे महिला अभ्यर्थी, महिला की बात फिर कही गई है, कहा जा रहा है कि उसकी जाति प्रमाण पत्र जिसमें उसके अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में आने वाले व्यक्ति, ठीक है, आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का अगर फिर से उल्लेख है, ठीक है, मतलब ओबीसी वाली महिला को कहा जा रहा है कि अगर उसकी जाति प्रमाण पत्र उसके व्यक्ति की पत्नी मतलब उसके हस्बैंड का अगर नाम उल्लेख है तो वह अनुमन्य माना नहीं जाएगा, मान्य नहीं होगा। देखिए यहाँ आयोग ने सीधा सीधा कह दिया है। तो जितने लोग ओबीसी के हैं और अगर वो जाति प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, वो भी शादीशुदा महिला है, ठीक है, तो अगर उनके पति का नाम जाति प्रमाण पत्र पर है तो आप उसे हटवा लीजिए, अभी से हटवा लीजिए। और अगर आपको आरक्षण लेना है तो आपको आरक्षण किस बेस पे मिलेगा, ये भी आयोग ने कह रखा है। इस आरक्षण का लाभ उनके पिता के पक्ष के आधार पर ही अनुमन्य होगा, मतलब उनके पिता के पक्ष के आधार पर ही आपको लाभ मिलेगा, लड़की के पिता के आधार पर, ठीक है, ना कि लड़के के पिता के आधार पर। चलिए आगे अगर हम बात करेंगे ऐसे अभ्यर्थी, ठीक है, ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ठीक है, सेनानी के आश्रित होने का दावा करते हैं, ठीक है, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ऐसे तदर्थ प्रस्तुत प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा शारीरिक रूप से, ठीक है, जो विकलांग है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित हैं, भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण, ठीक है, और ये जो सरकार द्वारा बनाया गया अधिनियम 1993 संशोधित के द्वारा 21 अप्रैल 2015 के अनुरूप होना चाहिए, ठीक है, अनुरूप हो। तो ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में कहा गया है, ठीक है। तो उनका जो प्रस्तुत प्रमाण पत्र होगा वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से बनेगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग शारीरिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण, ये अधिनियम याद कर लीजिएगा, ये अधिनियम आपके प्रमाण पत्र पर रहना चाहिए, ठीक है, संशोधित, और जो संशोधित डेट है 21 अप्रैल 2015 के अनुरूप ही आपका होना चाहिए, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे कि ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक रूप से क्या करते हैं, विकलांग होने का दावा करते हैं, मतलब दिव्यांग होने का दावा करते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित कर देना चाहिए कि तदर्थ आवेदन के साथ प्रस्तुत प्रमाण पत्र, मतलब आवेदन के समय, ठीक है, प्रस्तुत प्रमाण पत्र कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञापन, ये डेट पूरा 18/1/2008 और उसका 2/8 तक, ठीक है, 18/1/2008 से फरवरी 2008 तक, 3 फरवरी 2008 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उक्त प्रमाण पत्र में व्यक्ति की विकलांगता का प्रतिशत स्पष्ट रूप से उल्लिखित है, ठीक है, ये बात इन्होंने कही रखी है, ठीक है। विकलांग जो शारीरिक रूप से दिव्यांग है, ठीक है, उन्होंने इनके बारे में कहा है कि ये जो प्रस्तुत प्रमाण पत्र आवेदन के साथ अगर ये करेंगे, ठीक है, कार्यालय ज्ञापन, ये पूरा जो दिया गया है ये विकलांग कैंडिडेट के लिए दिया गया है, ठीक है, निर्धारित प्रारूप पर। चलिए आगे अगर हम बात करेंगे कि जो अभ्यर्थी केंद्र सरकार राज्य सरकार की सेवारत हैं, ठीक है, मतलब सेवारत है, अभी भी काम कर रहे हैं, ठीक है, केंद्र सरकार राज्य सरकार की अलग नौकरियों में है, लेखपाल में नहीं है, ठीक है, वे अपने सेवा योजक मतलब जहां पर वो काम कर रहे हैं और वहीं पर ही अनापत्तित प्रमाण पत्र का मतलब ये देखिए शुद्ध हिंदी लिखा गया, इसका मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है, अनापत्तित प्रमाण पत्र का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अवश्य प्राप्त कर लें, जिसे आयोग द्वारा मांगे जाने पर यथा निर्दिष्ट विधि रूप से प्रस्तुत करें, ठीक है। आयोग जब मांगेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय तो यही नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, जितने भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार की सेवारत मतलब सरकारी सेवाओं में है, ठीक है, उनके लिए है। चलिए अगले बात करेंगे हम कि 12.10 क्या कह रहा है, राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश के कार्मिक विभाग के शासनादेश 2 ये पूरा अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। तो जो लोग सरकारी सेवाओं में हैं, ठीक है, राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, उन्हें कितने वर्ष की छूट मिलेगी, उन्हें मात्र 5 वर्ष की छूट मिलेगी, ठीक है, 5 वर्ष की छूट उन्हें मिलेगी जो राज्य सरकार की सेवाओं में है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम बात करेंगे। ये UPSSC ने कह रखा है कि अभ्यर्थी के अनर्य होने का संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। आयोग अगर चाहेगा कि आप योग्य हैं कि नहीं योग्य हैं, वो उसका अपना अंतिम निर्णय होगा, ठीक है, ये आयोग का है। चलिए अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश, ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित विकलांग भूतपूर्व कोटे के चयनित अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विकलांग भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण अधिनियम 1993 में संशोधित नियमानुसार श्रेणी में रखा जाएगा, जिससे वे संबंधित हैं, ठीक है। तो इन्हें कौन से संबंधित 1993 अधिनियम संशोधन के तहत इन्हें आरक्षण की श्रेणी में रखा जाएगा। अब जो 1993 अधिनियम संशोधन है उसी के अनुसार UPSSC अपना काम करेगा, ठीक है। चलिए जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही मैं बता रहा हूँ, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए ये अगला इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला इंपॉर्टेंट है कि हाई स्कूल और समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र पर अंकित जन्म तिथि मान्य होगी। आपकी जो जन्म तिथि होगी वो हाई स्कूल के रिजल्ट पे जो लिखा रहेगा उसी के तहत माना जाएगा और जन्म तिथि हेतु प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख नहीं माना जाएगा, ठीक है। इस प्रमाण पत्र के अलावा अगर कोई भी आप प्रस्तुत करते हैं कि अरे मेरी जन्म तिथि ये है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, तो नहीं माना जाएगा। सिर्फ आपको हाई स्कूल का सर्टिफिकेट ही लेके जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, उसी के आधार पर आपका जन्म तिथि डिसाइड होगा, ठीक है। अगला है पॉइंट कि आयु एवं शैक्षिक योग्यता की
पुष्टि में अंक प्रमाण पत्र और उपाधि की स्व प्रमाणित प्रति मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको अपनी एज और शैक्षिक योग्यता से जो मांगा जाएगा, चाहे वो आपका अंक प्रमाण पत्र हो, ठीक है, अंक पत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि जो भी आपको मिला है, उन सभी की अगर फोटो कॉपी मांगी जाएगी तो आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा, ठीक है। स्व प्रमाणित प्रति मांगे जाने पर आपको पूरा प्रस्तुत करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। तो यही इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपके लेखपाल परीक्षा में आगे की कार्रवाई, मतलब आगे के जितने भी प्रोसेस होंगे एग्जाम से रिलेटेड, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। ये नोटिफिकेशन आज मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग नोटिफिकेशन पे ध्यान नहीं देते हैं। और वैसे ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो आपको कास्ट सर्टिफिकेट और जो भी महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं इस नोटिफिकेशन में, वो आज के इस वीडियो के द्वारा आपको लगभग सभी को बता दिया गया है, ठीक है। तो जितने लोग चैनल पर नए हो, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर लेखपाल से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन निकलेंगे वो आप तक तुरंत पहुंचेंगे, ठीक है। तुरंत मैं अपडेट लाता रहूँगा। तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए।